नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में जो है अकबर को स्टार्ट कर चुके हैं और अकबर की प्रमुख सैन्य अभियान को देखे थे। अब हम लोग अकबर की राजपूत नीति के बारे में चर्चा करते हैं। राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर की राजपूत नीति जो है दमन, सहयोग और समझौते पर आधारित था। और ये जो दमन, सहयोग और समझौते पर जो आधारित थी, जो कि अलग अलग 3 चरणों में विभाजित थी। 3 चरण में विभाजित था। अब ये 3 चरण कौन कौन थे? प्रथम चरण, अच्छा, राजपूत नीति का उद्देश्य जो है साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। मेनली इनका उद्देश्य यही था। मैं लिख देता हूं यहां पे। उद्देश्य जो था इसका, उद्देश्य मेनली साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना। राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना, मेनली इसका उद्देश्य यही था। ठीक है, तो इसके जो 3 चरण में जो बांटते हैं, तो प्रथम चरण में जो था, ये प्रथम चरण 1572 तक था। 1572 तक प्रथम चरण था। ठीक है, 56 से लेकर के 1572 तक जो प्रथम चरण था, इस समय दमन की नीति अपनाकर राजपूतों पर जो है आधिपत्य स्थापित करने पर बल दिया गया था। 1572 तक दमन की नीति अपनाया। ठीक है, द्वितीय चरण जो है, द्वितीय चरण ये 1572 से 78 तक था। 78 तक इस चरण में राजपूतों से साम्राज्य विस्तार में सहयोग प्राप्त करने की जो नीति थी, ये प्रभावी रहा है। सहयोग, ठीक है। और इस चरण में जो है राजपूत शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करना भी उद्देश्य के रूप में शामिल हो गया था। तृतीय चरण जो है, तृतीय चरण, ये तृतीय चरण 1578 के बाद आता है। 1578 के बाद का है। ठीक है, और इस नीति में जो है हिंदू मुस्लिम धर्म के जो है कारण उत्पन्न विरोध जो हुआ, उसका निराकरण जो है निकाला। ये वैवाहिक संबंधों द्वारा किए जाने की झलक मिलती है। यानी पहले चरण में दमन का सहयोग, द्वितीय चरण में सहयोग, और तृतीय चरण जो है वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध। क्लियर बात? अपने आप को मजबूत करना चाह रहा है और हिंदू और मुस्लिम धर्म के कारण जो उत्पन्न विरोध हो रहा था, उस पे मतलब ओवरकम करना चाह रहा था वैवाहिक संबंध के जरिए से। और अकबर के तो ये तो राजपूतों पे किए हैं, ये 3 चरण अप्लाई किए हैं। अब बात करते हैं जो राजस्थान पर अकबर जो है अभियान किया है, उसके क्या कारण रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान पर
आक्रमण के कारण, आक्रमण या अभियान, अभियान के कारण। ठीक है। राजस्थान पर प्रभुत्व एक साध्य का साधन था। ठीक है। और गुजरात और मालवा तक पहुंचने वाले मार्ग जो है ये गुजरात प्लस मालवा, अगर आप मैप को देखेंगे तो गुजरात और मालवा तक पहुंचने वाला मार्ग जो जाएगा तो वो राजस्थान से होकर ही जाएगा। तो इन दोनों प्रदेशों पर नियंत्रण के लिए जो है राजस्थान पर काबू करना आवश्यक था, पहली बात। दूसरी बात, जो राणा उदय सिंह जो हैं, राणा उदय सिंह जो है ये मालवा के पदच्युत शासक बाज बहादुर और संभल से भागने वाले मिर्जा के को शरण देकर अकबर को ठेस पहुंचाया था। राणा उदय सिंह, इससे भी मतलब एक गुट्स था जो बदला तो लेना ही है, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने बाज बहादुर और प्लस किसको, मिर्जा को शरण दिया था। और ये संभल से थे, संभल से। और बाज बहादुर तो आप जानते ही मालवा के शासक थे। साम्राज्य के विस्तार और अस्थायित्व के लिए राजपूतों का दमन और मित्रता आवश्यक था। ये सलाह जो हुमायूं ने अकबर को पहले ही दे दी थी, ये भी बात हो सकता है। ठीक है। दमन या मित्रता कुछ ना कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, इसके लिए ये सलाह दे चुका था कौन, हुमायूं। उसके बाद जो है राजस्थान पर मुगलों के आक्रमण के पीछे अगर देखा जाए तो न तो प्रादेशिक विस्तार की इच्छा थी और न ही धन प्राप्ति का लोभ था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना और अपने शत्रु को खतरा उत्पन्न करने से पहले ही जो है उसकी शक्ति को समाप्त करना था। यानी अगर कहा जाए तो आप मित्रता के साथ, मित्रता के द्वारा उनकी शक्ति का उपयोग करना था मेन उद्देश्य, शक्ति का उपयोग करवाना चाह रहा था। ठीक है। ये मतलब अभियान के कारण आप बता सकते हैं। अब देखिए कैसे कैसे घटना हुआ है। हम 61 तक की बात को आपको कर चुके हैं, अब आगे बात करते हैं। पहुंचिए 1562 में। 1562 ईस्वी में जो है अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कछवाहा शासक जो है 1562 ईस्वी में, ये आपको बता चुका हूं मैं, कछवाहा शासक था। कछवाहा शासक जिनका नाम था भारमल। कछवाहा शासक भारमल, ये जो है राजपूत का मतलब राजस्थान का पहला राजपूत शासक था जो अधीनता स्वीकार किया है। अधीनस्थ राजस्थान का पहला राजपूत शासक। ठीक है। और 1562 ईस्वी में ही जो है मेड़ता पर अधिकार करता है और 68 में जो है लगभग 4 महीने की घेराबंदी के बाद जो है मेवाड़ का विनाश किया है और मेवाड़ ने फिर आधिपत्य स्वीकार नहीं किया है। और 1569 ईस्वी में जो है आपको बता चुका हूं, जो ये रणथंभौर पर अधिकार करता है।
रणथंभौर पर कब्जा कर लेता है 1569 में। और 1570 ईस्वी में ये मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर के राजा जो है मतलब मुगल के आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, ये सब जो है मुगल का आधिपत्य को स्वीकार कर लेता है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्रीय स्वतंत्र राज्यों में जो है केवल मेवाड़ ही ऐसा राज्य था, मेवाड़, जो स्वतंत्र था, स्वतंत्र था। ये अकबर के आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया है, याद रखिएगा ये चीज। आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। अब नाम सुने होंगे और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने बार। तो हेडिंग डालिए हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक। हल्दी घाटी के युद्ध की पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो ये 1570 ईस्वी तक जो था, मेवाड़ के अलावा राजस्थान के सभी राजपूत राजा ने जो है अकबर के अधीनता मतलब स्वीकार कर लिया था। ये बात आपको बताया भी। लेकिन 1568 ईस्वी में मेवाड़ को अधीन करने के लिए जो है अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और 4 महीने की घेराबंदी के बाद जब चित्तौड़ का राजा उस टाइम उदय सिंह थे वो बाहर नहीं आया तो अकबर ने फिर कत्लेआम का आदेश दे दिया और इससे जो है 30,000 से अधिक लोग मारे गए थे। किले में रसद की कमी हो गई। राजा उदय सिंह जो है किले की सुरक्षा जयमल उदय सिंह जो है किले की सुरक्षा जो है जयमल और फत्ता, जयमल प्लस फत्ता के हाथों में जो है सौंपकर गुप्त रास्ते से परिवार के साथ पास वाली पहाड़ी में चला जाता है उदय सिंह। इसको जो है इन दोनों को सौंप देता है। सौंपने के बाद जो है गुप्त रास्ते से पहाड़ी वाले इलाके में चला जाता है, लेकिन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है, मतलब एक तरह से भाग जाता है यहां से। फिर आगे की जो बात है 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण होता है। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण होता है। राज्यारोहण और महाराणा ने जो है मेवाड़ के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था और अकबर ने जो है कई दूत मंडली जो है महाराणा प्रताप के दरबार में भेजा, लेकिन अकबर को स्पष्ट आदेश था कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले, परंतु महाराणा ने दूतों के साथ जो है स्पष्ट रूप से अवमानना संदेश भेजता रहता था और अब अकबर के पास शक्ति का प्रयोग के अलावा जो है कोई अन्य विकल्प इनके पास बचा नहीं था महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए। पहले जो है मतलब दूत के माध्यम से संदेश जो है भेजते रहते थे एक दूसरे को, लेकिन ये महाराणा प्रताप इन सब चीजों को नहीं माने। अब इसके लिए जो है अकबर जो है दूत मंडली भेजे हैं, जिसका क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो है अकबर द्वारा भेजी गई दूत मंडली
का क्रम जो है कुछ इस प्रकार था। पहले भेजा है ये जलाल खां कुर्ची को। उसके बाद जो है राजा मान सिंह को, राजा मान सिंह। उसके बाद भगवंत दास को, भगवंत दास। और उसके बाद जो है टोडरमल को भेजता है, टोडरमल को। अब महाराणा प्रताप ने भगवंत दास के साथ जो है अपने पुत्र अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था। भगवंत दास जब गए थे तो इसके साथ जो है अपने महाराणा प्रताप अपने बेटा को जो है, उसके पुत्र का नाम था अमर सिंह, पुत्र अमर सिंह, अमर सिंह को इसके साथ भेजा था। लेकिन अकबर ने महाराणा को सशरीर दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार करने की शर्त रखी। इस कारण यह वार्ता भी जो है भगवंत दास वाला जो ये पुत्र को जो भेजा था यह भी जो है विफल हो गया था। ठीक है, अब देखिए हर जगह से जो है पृष्ठभूमि बन के तैयार हो रहा है, मानने को कोई तैयार नहीं है, विफल हो गया ये भी। अब आपको बता दूं जो हल्दी घाटी का युद्ध क्यों कहा जाता है इसको, इन दोनों के बीच जो हुआ है हल्दी घाटी, तो 1576 ईस्वी में जो है मुगल सेना, 1576 ईस्वी में मुगल सेना वर्सेस महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अच्छा, ये जो है मुगल सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे, ये कर रहे थे राजा मान सिंह नेतृत्व करता था। और महाराणा के साथ जो है हकीम खां सूर की अफगान सेना हल्दी घाटी नामक जगह पे पहुंचा है। महाराणा के साथ महाराणा प्रताप प्लस हकीम खां सूर भी था, हकीम खां सूर। ये जो है अफगान की सेना है, अफगान सेना, इसको लिख लीजिए अफगान सेना। ये साथ देता है महाराणा प्रताप का। ये लोग जो है हल्दी घाटी स्थल पे पहुंचता है और मुकाबला नहीं कर पाता है। यहाँ पे यह युद्ध जो है और निर्णित रहता है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये और निर्णित रहता है। ये चीज ध्यान रखिए, ऐसा होगा भाई, ये युद्ध जो है हल्दी घाटी का और निर्णित, कोई निर्णय नहीं निकला। और महाराणा जो है, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है और राणा जो है बचकर पहाड़ी में चला जाता है। ठीक है, अब परिणाम की अगर जहां तक आप बात देख रहे हैं तो परिणाम क्या निकला, युद्ध और निर्णित रहा, राणा जंगलों में चला जाता है लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं किया। अब क्या होता है, जो ये मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे लेकिन अकबर भी वहां पे मौजूद थे। अकबर जो है अजमेर लौट आता है। फिर यहां से देखिए, अकबर अजमेर लौट आता है, अजमेर चला जाता है अकबर। और मुगल जो है ये गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़ पर जो है अधिकार कर लेता है। राणा ने कुछ समय बाद जो है चावंड को नई राजधानी बनाता है। एक मिनट, क्योंकि ये जो है ना, अभी आप लोग मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले गोरिल्ला पद्धति को ये बना लेता है। तो देखिए ये युद्ध में कुछ नहीं निकला लेकिन मुगल को क्या मिला, मुगलों ने गोगुंदा, परिणाम क्या रहा है इस पे बात देखिए। एक मिनट,
तो लिखने हैं तो सही से लिखने होंगे ना। हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम। परिणाम क्या निकला? युद्ध जो है अनिर्णित रहा, अनिर्णित रहा। राणा प्रताप कहां भाग गया? राणा जो है जंगल में भाग गया। अकबर कहां चला गया भाई? अकबर जो है ये अजमेर लौट आया। उसके बाद मुगलों को क्या क्या मिला भाई? मुगलों को कौन कौन सा राज मिल गया? गोगुंदा, उदयपुर, कुंभलगढ़, इस पर जो है किसका अधिकार हो गया? इस पर मुगलों का अधिकार हो गया। राणा जो है कुछ समय बाद जंगल में चला जाता है। इसके बाद कुछ समय बाद जो है चावंड को राजधानी बनाता है। अब ये कैसे भाई? ये चावंड को राजधानी बना करके गोरिल्ला पद्धति से जो है मुगलों के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई को जारी रखता है। चावंड को राजधानी बनाता है और मुगलों से लड़ाई जो है गोरिल्ला पद्धति छुप के वार करना, गोरिल्ला पद्धति से जो है मुगलों के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा इसकी कहानी में। तो हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम यही रहा मेनली। अब जो है राजस्थान के अभियान से रिलेटेड हम लोग बात जो मेनली फैक्ट था वो आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं अकबर जो गुजरात गया था। अकबर का गुजरात अभियान हुआ था 1572 में। लिख लीजिए वैसे, अकबर का गुजरात अभियान। गुजरात अभियान 1572 ईस्वी में जो है 1572 के अंत तक 1572 ईस्वी तक जो है अकबर गुजरात पहुंचता है। ईस्वी के अंत तक लिख लीजिए, अंत तक अकबर गुजरात पहुंचता है। और सबसे पहले जो है ये गुजरात पहुंचने के बाद सबसे पहले अहमदाबाद पर कब्जा करता है। अहमदाबाद पर कब्जा करता है, कब्जा। ठीक है, फिर जो है दक्षिण गुजरात और सूरत पर कब्जा करता है। दक्षिण गुजरात और उसके बाद सूरत पर कब्जा करता है। अकबर जो है गुजरात में खान ए आजम अजीज कोका को सूबेदार नियुक्त किया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। गुजरात में सूबेदार जो थे अकबर के, सूबेदार वो नियुक्त किया था खान ए आजम अजीज कोका। नाम बड़ा बलिष्ठ है, अजीज कोका। इसी को जो है सूबेदार नियुक्त किया था। और बंगाल अभियान के बारे में आपको बताए ही थे, जो इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद जो है बंगाल स्वतंत्र हो चुका था। सत्ता की बागडोर जो है सुलेमान कुर्रानी के हाथों में थी। और अकबर जो है, अकबर का पूर्वी अभियान का लक्ष्य ही था जो बिहार को फतह करना था, लेकिन कार्यवाही के तत्कालिक कारण जो है दाऊद खां द्वारा जो है स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और दाऊद खां को पराजित कर जो है अकबर ने मुनीम खां को जो है बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया है। और मुनीम खां की मृत्यु के बाद जो है हुसैन कुली खां ने जहां को बंगाल का नया सूबेदार जो है ये अकबर ही नियुक्त किया था। ये बंगाल वाली बात आपको बता चुका हूं।
अभियान से रिलेटेड बात मैं पिछले वीडियो में ही आपको अधिकतर बता चुका हूं। और अकबर की अंतिम कार्यवाही जो है वो कंधार के मुगल साम्राज्यों में जो है शामिल करना था, कंधार को लेकर के था। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं अकबर के जो नवरत्न थे, अकबर के नवरत्न, इनको थोड़ा देख लेते हैं इसी वीडियो में। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन देख लेते हैं अकबर के नवरत्न कौन कौन थे। भाई सवाल बड़ा पूछा जाता है। अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न में पहला नाम हम ले रहे हैं बीरबल का। बीरबल, बीरबल इनका जन्म जो है कालपी में हुआ था, जन्म कालपी में हुआ था। और इनके बचपन का नाम जो था महेश दास था, महेश दास। और आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास जो है इन्हें अकबर तक पहुंचाया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। भारमल का पुत्र भगवान दास ये अकबर तक इसको लाया था। और बीरबल को उपाधि अकबर जो दिए हैं, उपाधि वो कविराज प्लस राजा, इन दोनों की उपाधि दिया है, कविराज का और राजा की उपाधि दिया। और बीरबल को जो है 2000 का मनसब प्रदान किया गया था, 2000 का मनसब। ठीक है, बीरबल जो थे ये अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी थे, न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, अकबर बीरबल की कहानी आप लोग सुनते हो। अब बीरबल का मृत्यु जो है, मृत्यु के बारे में कहा जाता है, जो इनकी मृत्यु जो है वो यूसुफ जई कबीले के साथ संघर्ष में हुआ है। यूसुफ जई कबीले के साथ होने वाले संघर्ष में, होने वाले संघर्ष में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये हो गई बीरबल की बात। अब बात करते हैं दूसरा, सबसे प्रमुख यही था भाई। दूसरा था नवरत्न में दूसरे नंबर पे अबुल फजल। सवाल खूब पूछा जाता है इन लोगों से, अबुल फजल। अब अबुल फजल के बारे में देखिए। अबुल फजल जो है, इन्होंने जो है आईने ए अकबरी, आइन ए अकबरी खूब पूछा जाता है एग्जाम में, अकबरी प्लस अकबरनामा की रचना की है, अकबरनामा की रचना की है। अबुल फजल जो है दीन ए इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। दीन ए इलाही को हम लोग समझेंगे, दीन ए इलाही, इससे मेंस में भी सवाल पूछता है, इसको अच्छे से जानेंगे। दीन ए इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित, मुख्य पुरोहित थे। और इनकी हत्या जो है शहजादा सलीम के द्वारा करवाया गया था। शहजादा सलीम, शहजादा सलीम ने इसकी हत्या करवाई थी। क्लियर बात? दो नवरत्न देख लिए, नवरत्न में दो को देख लिए। तीसरा है तानसेन। तानसेन जो है ये ग्वालियर के थे, पहली बात ग्वालियर के थे। दूसरी बात, अकबर जो है इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था।
उपाधि दिया था, बहुत अच्छे गाते थे, कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दिया था। और इन्हीं के समय जो है, तानसेन के ही समय में जो है ध्रुपद गायन शैली का विकास होता है। ध्रुपद गायन शैली का विकास होता है। लेकिन आगे चल के जो है तानसेन जो है इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेता है। ये भी इस्लाम धर्म ग्रहण किया है, हिंदू था, इस्लाम धर्म ग्रहण किया। इस्लाम धर्म परिवर्तन, ठीक है। तानसेन को देख लिया। अब चौथा देखिए, चौथा नाम आता है अब्दुल रहीम खाने खाना का। अब्दू सवाल पूछा जाता है, इसको पढ़ना जरूरी है। अब्दुल रहीम खान ए खाना का नाम आता है। अब भाई इनके बारे में, ये कोई नहीं, वही बैरम खां का पुत्र था, आपको बताए थे, जो बैरम खां को कैसे अपना लिया था। बैरम खां का पुत्र था ये। इनका पालन पोषण जो है स्वयं अकबर ही किया था। और इनका नाम जो मेनली पूछा जाता है, बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था। बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद, इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है। पांचवा नाम जो आता है वो मान सिंह है। मान सिंह ये आमेर के राजा भारमल का पोता था और भगवान दास का बेटा था ये, ठीक है ना। भगवान दास, जिसको कि महाराणा प्रताप के यहाँ भेजा था हल्दी घाटी की युद्ध करने से पहले, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं उसे। भारमल का पुत्र प्लस भगवान दास के पुत्र थे। और आपको बता दूं, जो मान सिंह जो है हल्दी घाटी में देखे ही आप, हल्दी घाटी कौन, मेवाड़ में पड़ता है ना भाई, मेवाड़ यानी हल्दी घाटी, काबुल, मेवाड़, काबुल, बंगाल प्लस बिहार के अभियान में जो है मान सिंह जो है प्रमुख, बिहार है भाई, प्रमुख भूमिका निभाया था, ठीक है। 5 देख लिए। छठा जो है नवरत्नों में, छठा कौन थे भाई? छठा नाम जो आता है ये आता है टोडरमल महोदय का। टोडरमल, इसका जन्म जो है जन्म अवध में होता है, अवध के सीतापुर में, सीतापुर अवध में होता है, यूपी। अकबर से पहले ये जो थे टोडरमल, ये शेरशाह सूरी के यहाँ नौकरी करता था। अकबर के शासन में दहसाला की व्यवस्था दी थी ये, इसलिए इसको जाना जाता है दहसाला व्यवस्था। दहसाला, अच्छा ये दहसाला क्या था भाई? दहसाला भूमि सुधार की जो बात था, भूमि सुधार की व्यवस्था यही दी थी टोडरमल। और इन्होंने जो है दीन इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था, ये बात ध्यान रखिएगा, इसके लिए बहुत पूछा जाता है, पढ़ाएंगे आपको दीन इलाही सब समझ में आ जाएगा। दीन ए इलाही को स्वीकार नहीं किया था,
सातवां नाम जो आता है फैजी का आता है, फैजी। ये अकबर जो है इसे राजकवि के पद पर आसीन किया था, राजकवि, ठीक है। फैजी जो है गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था, लीलावती का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद। आठवां जो नाम आता है हकीम हुमाम का, हकीम हुमाम, ये अकबर के रसोई घर को संभालते थे, रसोइया। रसोई प्रबंधक लिखेगा, रसोई प्रबंधक थे ये हकीम हुमाम। उसके बाद नम्मा नाम जो थे नवरत्नों में वो मुल्ला दो प्याजा का आता है, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा ये अरब के रहने वाले थे भाई। मुल्ला दो प्याजा जो थे अरब के रहने वाले थे, अरब से संबंध था इसका। ये अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता के कारण नवरत्नों में शामिल हुआ था, ठीक है। अरब के थे ये, और लेकिन नवरत्नों में शामिल जो हुआ था मेन इनकी बुद्धिमानी और बोलने में बड़ा ये थे, मतलब वाक्पटुता के कारण ही जो है इसको नवरत्नों में शामिल किया था। तो मेनली हम लोग अब अकबर के नवरत्न को भी देख लिए। अब आगे जो है अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।